हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी कैसी तेरी मोहब्बत पार्ट 26 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले भाग में देखा कि आद्या अभय से सवाल करती है, जहाँ अभय उसके सवालों का ऐसा जवाब देता है जिसमें वो खुद उलझ कर रह जाती है। अभय एक सधे हुए कदमों से कमरे से बाहर चला गया था। आद्या अकेली खड़ी रह गई थी, सवालों से घिरी, उलझनों में डूबी, लेकिन अब डर में नहीं बल्कि जिद और सच्चाई में डूबी हुई थी। उसकी आंखें भींग गई थी, लेकिन उस भींगी नज़रों में अब कमजोरी नहीं थी, वह तो एक मजबूत भावनाओं के साथ चमक रही थी। वो धीरे से फुसफुसाई, आपने हाँ नहीं कहा तो ना भी नहीं कहा मिस्टर हस्बैंड। इसका मतलब है कि आप खुद ही उलझे हुए हैं। यह कैसी मोहब्बत है आपकी, जहाँ आप मुझे खुद से दूर भी नहीं कर सकते और अपने पास मुझे आने की इजाज़त भी नहीं देते। पर अब मैं समझ गई हूँ। वो आगे बढ़कर कमरे की खिड़की के पास खड़ी हो गई, जहाँ से चांदनी छनकर आ रही थी। मैं समझ गई हूँ, आपके भीतर कुछ तो है, कुछ ऐसा जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। कोई वजह, कोई दर्द, जिसने आपको ऐसे कठोर अभय सिंह राणा बना दिया। उसने आंखें बंद की, उसकी सांसें थरथरा रही थी, लेकिन उसके लफ्ज़ ठोस थे। पर जो भी हो, आपका दिल सिर्फ मेरे लिए धड़कता है और ये मैं महसूस कर सकती हूँ। आपकी नज़रों में जो सख्ती है, उसके पीछे एक बेचैनी है, और वो बेचैनी सिर्फ मेरे लिए है। अब वो खुद को शीशे में देख रही थी। अब हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे। आपके दिल तक पहुँचने का रास्ता अब मेरी जिद बनेगी। वो धीरे मुस्कुराकर हल्की शर्माहट के साथ बोली, आपकी लिटिल परी, आपके प्यार का एहसास आपको दिलाकर रहेगी। एक दिन आप खुद कहेंगे कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सिर्फ मुझसे प्यार है। वह बेड पर बैठ गई, लेकिन उसकी नज़रें अब भी दरवाजे की तरफ थी, जहाँ से अभी अभी अभय गया था और जहाँ से वह वापस भी आएगा। कल तक मुझे डर था आपसे, लेकिन अब मुझे मोहब्बत होने लगी है आपसे, और मैं नहीं जानती कि आपका प्यार कितना पागल और जुनूनी है, लेकिन मेरी मोहब्बत तो जुनून से भरा होगा। वह बेड पर फैलकर लेट जाती है। शायद वह उस पल को महसूस कर रही थी, जिसे महसूस करते ही उसकी आंखें बंद हो गई थी और उसके गाल गुलाबी हो गए थे। आध्या गहरी नींद में सो चुकी थी। तभी धीरे से रूम का दरवाजा खुलता है और अभय फिर से अंदर दाखिल होता है। आध्या को ऐसे बेड पर फैलकर सोते हुए देखकर उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। वह उसे अपनी बाहों में उठाता है और फिर बेड पर ठीक से सुलाता है, फिर उसके ही बगल में लेट जाता है। वह उसे बहुत प्यार से देखते हुए बोला, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं पाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को अपनी मर्जी से मेरे हवाले करो। जिसमें प्यार भी हो तो तुम्हारा एहसास भी हो। तुम्हारे उन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैं डरता हूँ कि जिस दिन तुम्हें मेरी सच्चाई मालूम चलेगी, तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। और मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं बर्दाश्त कर सकता। इसलिए तुमसे दूर भाग रहा हूँ। तुम्हें अपने पास आने की इजाज़त नहीं दे सकता। लेकिन कमबख्त मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? चाह कर भी तुमसे दूर नहीं हो पाता हूँ। क्या हो तुम जिसने अभय सिंह राणा को बदल दिया। वह उसके माथे पर प्यार से किस करता है और फिर उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। सुबह की हल्की धूप खिड़की से झांक रही थी। आध्या की आंखें जैसे ही खुली, उसे याद आया कि आज उसकी पहली रसोई है। वह जल्दी जल्दी उठती है, उसे जल्दी से रेडी होकर नीचे जो जाना था, लेकिन उसके उठने से पहले ही अभय वॉशरूम में चला गया था और वह अब तक बाहर नहीं निकला था। हद है, वह बड़बड़ाई, 1 घंटे से वॉशरूम में है मिस्टर हस्बैंड। मुझे जल्दी ही नीचे जाना है, और ये तो जैसे आराम का ठेका ले रखे हैं। वह अभी कुछ और बोलती, तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। अभय तौलिया लपेटे बाहर आया। गीले बालों से टपकते बूंदे और उसके चेहरे पर सुबह की रोशनी पड़ रही थी। वह एक और तौलिए से बाल सुखा रहा था और उसकी हॉट पर्सनैलिटी देखकर आध्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके गाल शर्म से टमाटर की तरह लाल हो गए। वह आंखें झुकाकर खुद को संभालने की नाकाम कोशिश करने लगी। अभय उसकी हालत भाप चुका था। वह शरारती मुस्कान के साथ उसके पास आया और धीरे से उसके कमर में हाथ डाल उसे अपनी ओर खींच लिया, इतना कि वह सीधा अभय के सीने से लग गई। आध्या घबराकर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है, प्लीज़ छोड़िए ना। फिर अपने मन में सोचते हुए, खुद तो जब मर्जी हो मेरे करीब आ जाते हैं, लेकिन जब मैं इनके पास जाना चाहूँ तो अपनी यह कठोर और सर्द निगाहों से
मुझे ऐसे देखते हैं जैसे उसी वक्त जलाकर राख कर देंगे। छोड़िए मुझे, मुझे देर हो रही है। अभय धीरे से उसकी निगाहों में डूबकर कहा, मैं तो वही कर रहा हूँ जो तुम चाहती हो। आद्या हैरान होकर बोली, क्या मतलब? क्या चाहती हूँ मैं? वह उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करती है। अभय ने उसे एक झटके में छोड़ दिया। आद्या संभलते हुए हक्का बक्का उससे देखने लगी। अभय हल्की मुस्कान और तीखे लहजे में बोला, जब इतने नखरे हैं तो फिर मेरी और ऐसे सिलेक्टिव नज़रों से देखने की क्या ज़रूरत थी? कोई और देखता तो उसका अंजाम इतना खूबसूरत नहीं होता। उसकी बातों से आद्या थोड़ी घबरा गई। उसकी समझ में नहीं आया कि अभय मजाक कर रहा है या कुछ और गहरा कह गया है। वो खुद में बुदबुदाई, आज इन्हें हो क्या गया है? यह मुझसे कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन अपने दिमाग पर जोर ना देते हुए वह बिना कुछ कहे वॉशरूम की ओर बढ़ गई। जैसे वो अंदर गई, अभय ने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, उसके होठों पर एक धीमी मुस्कान। वो धीरे से खुद से कहता है, दुनिया को चाहे कुछ भी दिखाऊं, लेकिन खुद से कैसे झूठ बोलूं कि तुमसे मोहब्बत होने लगी है। फिर थोड़ी अकड़ और एटीट्यूड के साथ बोला, पर इस मोहब्बत के लिए मैं खुद को नहीं बदलूंगा। कुछ ही देर में आद्या और अभय दोनों रेडी होकर नीचे आ जाते हैं। आद्या सीधे किचन की तरफ बढ़ जाती है। उसे देख अनुराधा जी मुस्कुराकर बोली, बेटा मैंने सारा ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है, तुम बस जल्दी से कुछ मीठा बना दो, मैं तब तक टेबल सेट करवा देती हूँ। आद्या ने हल्के से सिर हिलाया। जल्दी बनने वाले मीठे में उसे सबसे पहले सूजी का हलवा ही याद आया। वह जल्दी से बनाना स्टार्ट कर देती है। डाइनिंग टेबल पर धीरे धीरे सभी सदस्य आकर बैठते हैं। आज घर में एक अलग ही रौनक थी। आस्था, मधु, सौर और राघव भी आ गए थे। सौर और राघव अभय के बगल में बैठे थे। दोनों पिछले कुछ दिनों से चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, कल पार्टी में भी नहीं पहुंचे थे। नंदिता और अनुराधा जी सबको मुस्कुराकर सर्व कर रही थी। अभय की नजरें बार बार किचन की ओर जा रही थी, लेकिन जब तक आद्या दिखी नहीं उसका मन बेचैन होने लगा था। तभी आद्या हलवा की कटोरी लेकर किचन से बाहर आई। उसकी सादगी और मासूमियत जैसे कमरे की रोशनी को भी फीका कर रही हो। अभय की निगाहें जैसे ही उस पर पड़ी वह तुरंत अपनी आंखें झुका लेता है, लेकिन वह उस एक पल में ही बहुत कुछ कह गया था। आस्था और मधु ने एक दूसरे को देखा और हल्की सी नाराजगी भरी मुस्कान दे दी। नंदिता चहकते हुए बोली, आज बहू की पहली रसोई है, इसने सूजी का हलवा बनाया है। मालूम है आद्या, सौर्य को सूजी का हलवा बहुत पसंद है, लेकिन अभय को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह सुनते ही तीनों थोड़ा असहज हो जाते हैं। आद्या का चेहरा उतर गया था। वह झुककर नीचे देखने लगती है। तभी अनुराधा जी मुस्कुराकर बोली, तो क्या हुआ, आज से अभय का फेवरेट यही होगा, क्योंकि अब जो तुम उसके जीवन की मिठास बन गई हो। सभी लोग उनकी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ते हैं। वातावरण में हल्की सी गर्माहट आ जाती है। आद्या सबसे पहले ओमकार जी को हलवा सर्व करती है। उनकी आंखों में हल्का सा खून उबलता सा महसूस हो रहा था। संजय और अनुराग जी अंदर से खुश तो थे, लेकिन पिताजी की मौजूदगी में कुछ जाहिर नहीं कर पा रहे थे। आद्या बहुत घबराई हुई थी। इतने बड़े परिवार में इतने लोगों के बीच भले ही खाना उसे बनाना आता हो, लेकिन यहाँ पर उसका होना, उन सब के बीच में रहना ही उसके लिए डरवाना साबित हो रहा था। ओमकार जी को देखकर तो वो पहले से ही डरी हुई थी। वह अभय को हलवा सर्व करती है, उसका हाथ कांप रहा था। वह बहुत घबराई हुई थी। तभी अभय चुपके से उसका हाथ पकड़ लेता है। सबकी निगाहें खाने की प्लेट पर थी, इसलिए किसी को कुछ महसूस नहीं हुआ। आद्या की सांसें तेज हो गई थी। उसने अभय को घबरा कर देखा तो वह आंखों ही आंखों में उसे सुकून देता है और फिर उसका हाथ धीरे से छोड़ देता है। तभी नंदिता बोली, बहू सौर्य को भी सर्व करो। सौर्य झट से बोला, नहीं नहीं, मैं खुद ले लूंगा। नंदिता मुस्कुराई और बोली, अरे इतना शर्माने वाली क्या बात है, तुम्हारी भाभी है, आज इसके हाथ से खा लो। सौर्य थोड़ा झेपता है, लेकिन फीकी मुस्कान मुस्कुरा देता है। आद्या उसे हलवा सर्व करने लगती है। अभय की नज़र सौर्य पर जाती है। वह कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था कि वह कुछ उखरा उखरा रहता है। घर भी बहुत कम रहता था, लेकिन चुनाव प्रचार में वह इतना बिजी था कि वह उससे कुछ बात ही नहीं कर पाया था। सभी नाश्ते के टेबल पर हलवा खाने लगे थे। तभी राघव ने चुटकी ली। वाह भाभी, हलवा तो लाजवाब है। यह सुनकर आद्या थोड़ी खुश हो गई, लेकिन उसकी नज़र चुपचाप अभय पर थी। वह उसके चेहरे का एक एक हाव भाव पढ़ना चाहती थी। पता नहीं क्यों उसका दिल बेचैन था, मानो कुछ जानने को आतुर हो। अभय कुछ कहने ही वाला था कि तभी आस्था और मधु बोल पड़ी,
इतना भी कुछ खास नहीं था भाई, हमें तो बस ठीक ठाक ही लगा। उनकी बात सुनकर सबकी निगाहें उनकी ओर घूम गई। अभय की सर्द और जमी हुई नजरें सीधे उन दोनों पर ही जा टिकी। दोनों तुरंत खामोश हो गई। आध्या का चेहरा पूरी तरह से मायूस हो गया था, लेकिन फिर भी सभी ने बिना कुछ कहे उसका बनाया हुआ हलवा खाए और उसके बाद अपने अपने काम पर चले गए। लेकिन स्टडी रूम में माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। अभय अपनी चेयर पर गंभीरता से बैठा था। उसके सामने आस्था और मधु सिर झुकाए खड़ी थी। अभय का स्वर सख्त और गंभीर था। तुम दोनों यही सोच रही हो ना कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरी जुहू मेंशन क्यों गई थी, वो भी मेघना के साथ। यह सुनते ही आस्था और मधु के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्हें समझ में आ गया कि अभय को पता चल चुका है। अभय ने फिर तीखी आवाज में पूछा, बोलो। दोनों कांप गई। आस्था धीमे स्वर में लड़खड़ाते हुए बोली, भैया भैया हम आपकी तबीयत देखकर डर गए थे, हमें लगा कि वह लड़की भाभी। अभय ने बीच में ही रोकते हुए तीखे स्वर में कहा, वह तुम दोनों की भाभी है। आस्था ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और कहा, हाँ भाभी ही। हमें लगा शायद उन्हीं की वजह से आपकी तबीयत बिगड़ी है। हमें बहुत डर लग रहा था और गुस्सा भी आ गया था। फिर वह दोनों चुप हो गई। मधु ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, हमें माफ़ कर दीजिए भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हम दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वादा करते हैं। अभय कुछ देर तक उन्हें नजरें गड़ाकर देखता रहा और फिर वह अपनी कुर्सी से उठ गया। वह दोनों चुप हो गई थी, लेकिन उनकी आंखें भर आई थी। अभय धीरे से मुस्कुराए, लेकिन उसकी आंखें सख्त थी। मुझे मत बनाओ अपने शब्दों से। मैं इसलिए नहीं माफ कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि यह पहली और आखिरी गलती थी। उसकी आवाज में अब चेतावनी थी। अगर दोबारा आध्या के आसपास कोई भी परेशानी तुम लोगों ने खड़ी की तो मैं भूल जाऊंगा कि हम खून के रिश्ते से बंधे हैं। और तुम दोनों जानती हो कि मेरी सजा कितनी बेरहम होती है। आस्था की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह जैसे कोई बच्ची बन गई हो। रोते हुए बोली, सॉरी भैया, हमसे सच में गलती हो गई है, हमें माफ कर दो। अभय का चेहरा थोड़ा पिघल गया था। वह उसकी ओर बढ़ा और उसे अपने सीने से लगा लिया और धीरे से बोला, तुम मेरी जान हो, लेकिन याद रखना आध्या मेरी जिंदगी है। अगर उसे चोट लगी तो वह मेरी रूह को छूती है और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे दुखी नहीं देख सकती। मधु भी चुपचाप रो रही थी। अभय ने दोनों बहनों की तरफ देखा और कहा, बस आगे से संभल कर, अब जाओ, कॉलेज के लिए लेट हो रही हो। अभय के जाते ही आस्था ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, आज से पहले भाई ने मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, लेकिन आज उस लड़की की वजह से मुझे वह डांट दिए। आखिर है क्या यह लड़की जिसके लिए भाई इतने पागल हो गए हैं? मधु बोली, रिलैक्स आस्था, अभी हमें उससे दूर ही रहना होगा। हम भाई को नाराज नहीं कर सकते। इधर राणा इंटरप्राइजेस का कॉन्फ्रेंस रूम। केबिन में गहरी खामोशी थी। एक कोने में बड़ी स्क्रीन पर न्यूज चैनल चल रहा था, जिसमें राकेश की चुनाव रैली की झलकियां दिख रही थी। टेबल के इर्द गिर्द सौर्य, राघव और अभय बैठे थे। अभय अपनी चेयर पर गंभीर और शांत मुद्रा में बैठा था। सौर्य नजरें स्क्रीन से हटाते हुए ठंडी आवाज में कहा, क्या प्लान है भाई? राकेश को कैसे भटकाना है चुनाव प्रचार से? हर दिन मीडिया में कुछ न कुछ झूठ फैलाया जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो राणा फैमिली की इमेज बर्बाद हो जाएगी। राघव भी तनाव में बोला, जनता दो भागों में बट जाएगी और उसके बाद कोई नहीं पूछेगा हमें। अभय गंभीर लहजे में कहा, तो अब एक ही तरीका है, राकेश को अननोन नंबर से फोन करो कि उसकी बेटी जिंदा है और वह यहीं इसी मुंबई शहर में है। यह सुनते ही सौर्य और राघव चौंककर अभय की तरफ देखते हैं। राघव संदेह से बोला, क्या? लेकिन ऐसा क्यों भाई? अभय धीमे और चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, ताकि राकेश का पूरा ध्यान चुनाव से हट जाए और वो अपनी बेटी को ढूंढने में लग जाए। लेकिन वह उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि जिस औरत को वो ढूंढना चाहेगा, यानी कि आध्या की दादी, वह इस वक्त पूरी तरह से मेरी निगरानी में, मेरे मेंशन में है। एक पल की चुप्पी के बाद अभय बोलता है, बेहद ठंडे स्वर में, मैं जानता हूँ कि राकेश ने आध्या की दादी को पार्टी में देख लिया था और वह उन्हें ढूंढने की कोशिश जरूर करेगा। इसलिए मैंने आध्या की दादी और मिली को अपने मेंशन में रहने को कहा। राघव अपना कंधा उचकाते हुए बोला, वह सब तो ठीक है भाई, पर विजेंद्र मिश्रा, उनका क्या? वह तो दादाजी को हर दूसरे दिन धमकी दे रहे हैं। कहते हैं कि सीएम का चेहरा बदलने की ताकत अब उनके हाथ में है।
अभय अपनी आंखें संकीर्ण करके गहरी आवाज में बोला, इस बार चेहरे ही नहीं बदलेंगे, इस बार ताकत इन हाथों में होगी, हमारे हाथों में। तीनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर अभय की आंखों में एक रहस्यमय चमक उभरती है। उसके चेहरे पर एक हल्की लेकिन तेज मिस्टीरियस स्माइल तैर जाती है। सुबह सुबह जुहू मेंशन के खूबसूरत और भव्य इंटीरियर्स को देखने में बनता है। फाउंटेन बह रहा था, फूलों की महक चारों तरफ फैली हुई थी। दादी और मिली मेंशन के लॉन में खड़ी थी। मिली खुश होकर बोली, दादी, जीजू का ये घर तो सच में किसी राजमहल से कम नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। दादी जबरन मुस्कुराती है, लेकिन उनकी आंखें दूर कहीं खोई हुई थी। उनकी नज़रों में अब भी पार्टी वाली रात का राकेश का चेहरा घूम रहा था। उनका चेहरा धीरे धीरे तनाव से कठोर हो रहा था। वह अपने मन में सोचती है, अगर राकेश ने आध्या को पहचान लिया और यदि आध्या को सच मालूम चल गया, अगर उसने सवाल करने शुरू कर दिए तो? नहीं नहीं, मैं उसे सच से दूर ही रखूंगी, जितना दूर हो सके। तभी लकी मेंशन के गेट से एंट्री करता है और वह उनके पास आकर बोला, चलो मिली, आज तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन है, ड्रॉप कर दो। और लकी और मिली की नज़रें एक दूसरे से टकराती है। एक हल्की सी झिझक थी दोनों की आंखों में। लकी की नज़रों में एक खास चमक थी जिसे देखकर मिली के चेहरे पर शर्म की रंग ला देती है। वो हल्के से मुस्कुराकर बोली, बस 10 मिनट, मैं रेडी होकर आती हूँ। वह दौड़ते हुए अंदर चली जाती है। लकी वहीं खड़ा रह जाता है। अगले ही पल सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई मिली की चाल में हल्की घबराहट और उत्साह थी। उसने ब्लैक कलर का जंपसूट पहन रखा था, बालों को हाफ क्लच में बांधा था, आंखों में पहली कॉलेज की सुबह की चमक थी और दिल में अजीब सी हलचल। लकी नीचे ही था, मोबाइल देख रहा होता है। जैसे वो नज़र उठाता है, उसकी नज़रें उसी पल मिली पर ठहर जाती है। लकी की आंखों में हल्की सी मुस्कान उभरती है। कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द अटक जाते हैं। उसकी नज़रें मिली को जैसे पढ़ रही होती है। मिली भी उसकी उस नज़र को महसूस करती है, थोड़ी झेपती है और हल्के से अपनी नज़रें झुका लेती है। उसके गालों पर गुलाबी शर्म उतर आता है। वह धीरे से मुस्कुराकर आंखें चुराते हुए बोली, इतनी देर से ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ गलत लग रहा है क्या? लकी थोड़ी देर चुप रहता है और फिर एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, नहीं, बस लगता है कि आज तुम्हारा पहला दिन ही नहीं, मेरा भी कोई नया दिन शुरू हो रहा है। मिली थोड़ा चौंकती है, फिर नज़रें मिलाकर धीमे से मुस्कुरा देती है। उस पल में एक अनकहा एहसास बहता है। लकी हल्के से सिर झुकाकर बोला, चले मैडम, वरना पहली क्लास के लिए लेट हो जाएंगी। वो हंसते हुए बोली, हाँ चलिए, वैसे भी मेरी लाइफ में भी आज बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। लकी दरवाज़ा खोलता है और मिली हल्के से गर्दन झुकाकर बाहर निकल जाती है। इन दोनों के जाते ही मेंशन में अभय और सौर्य की एंट्री होती है। दादी अब ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी थी। अभय और सौर्य सामने आकर बैठते हैं और अभय पूछा, कैसी तबीयत है आपकी दादी? यहाँ सब ठीक है ना? दादी हल्के मुस्कान के साथ बोली, सब ठीक है बेटा, ऐसा लग रहा है जैसे सचमुच किसी स्वर्ग में है, तुमने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। अभय कुछ देर दादी की आंखों में देखता है और फिर धीमे लेकिन स्पष्ट लहजे में पूछता है, अगर बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं? दादी बोली, पूछो बेटा। अभय अब थोड़ा गंभीर हो गया और उनकी आंखों में देखते हुए पूछा, आप पार्टी में राकेश कपूर से क्यों छुप रही थी? दादी का चेहरा अचानक ठंडा पड़ जाता है। उनका चेहरा थोड़ा पीला भी हो जाता है। वो आंखें इधर उधर फेरने लगती है। वह कहती है लेकिन गले में रुकावट के साथ, राकेश? राकेश कपूर? मैं नहीं जानती, कौन राकेश कपूर? अभय धीरे और नर्म लहजे में बोला, दादी मुझसे मत छुपाइए, मैं सब जानता हूँ। राकेश कपूर ही आध्या के पिता हैं और आप उसे उनसे बचा रही हैं। अब दादी की आंखों में डर उतर जाता है, वह स्तब्ध हो जाती है। अभय झुककर उनकी ओर और भी गंभीर स्वर में बोलता है, आप बताइए दादी, सुजाता कपूर के साथ क्या हुआ था? इंदौर वाले घर में आग कैसे लगी? आधे सच से अधूरी जिंदगियां बनती है, लेकिन मुझे अब पूरी कहानी जाननी है। दादी हैरानी से पूछती है, तुम इतना कुछ कैसे जानते हो? तभी सौर्य ने कहा, दादी आप भूल गई कि हम कौन हैं। हमारे लिए सच मालूम करना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन भाई ने भाभी से शादी किया था, उसी दिन हम लोगों को सच मालूम चल गया था। दादी की आंखों में नमी उतर आई थी। उनका चेहरा पास्ट के साए में डूब गया था। वह एक गहरी सांस लेती है और धीरे से कांपती आवाज में बोली, सुजाता। सुजाता सिर्फ मेरी सहेली की बेटी ही नहीं थी, वह तो मेरी साथी बन चुकी थी। समय के साथ मैं और उसकी माँ, हम दोनों बचपन के साथी थे। हमारा घर आस पड़ोस में ही था।
हम एक साथ ही पले बढ़े हैं और फिर उम्र के साथ साथ रिश्तों का बंधन भी गहरा होता गया। दादी की आंखों के सामने उनके पुराने दृश्य तैरते हैं। 2 छोटी बच्चियां हंसती खेलती हुई साथ में स्कूल जाती हुई। दादी धीरे से मुस्कुराकर फिर गंभीर होकर बोली, मेरे बेटे बहू उस वक्त पुणे में रहते थे और सुजाता के माता पिता का कार दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। तब मैं और सुजाता एक दूसरे के जैसे ही दुनिया थे। सुजाता अपनी माँ से भी ज़्यादा मुझ पर विश्वास करती थी। फ्लैशबैक में युवा अवस्था की सुजाता दादी के साथ पूजा में, हंसी में, दुख में एक साया सी उसके पीछे रहती थी। तभी दादी बोली, उसके पेरेंट्स गुजरने से पहले उसके नाम एक अच्छा खासा पैसा और ज़मीन कर रखी थी। फिर राकेश आया उसकी ज़िंदगी में। वह दोनों मिले, प्रेम हुआ और उन्होंने शादी कर ली। राकेश के बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे। शायद सुजाता को ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी कुछ पूछने की। राकेश ने बस इतना ही बताया था कि उसकी ज़िंदगी में बस उसकी माँ थी और अब वो भी नहीं रही। अब वह अकेला है। शायद सुजाता और राकेश को उनके अकेलेपन ने ही मिलाया था। दोनों साथ में बहुत खुश थे। फिर उन दोनों के बच्चे भी हो गए। लेकिन धीरे धीरे राकेश की बेरोजगारी अब उनके रिश्ते में कड़वाहट पैदा करने लगी थी। सुजाता चाहती थी कि राकेश काम धंधा करे, लेकिन राकेश की सोच बहुत बड़ी थी। वह कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन क्या मालूम नहीं। फिर एक दिन राकेश ने कहा कि उसे मुंबई में एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है। वह पहले जाकर सब व्यवस्था करेगा, फिर सुजाता और अपने बच्चों को ले जाएगा। सन्नाटा छा गया था। एक लंबा ठहराव लेकर दादी फिर बोली, लेकिन वह गया और फिर कभी लौटा नहीं। ना कोई चिट्ठी, ना कोई फ़ोन। सुजाता इंतज़ार करती रही। फिर एक दिन बच्चों को मेरे पास छोड़कर वो खुद मुंबई निकल गई उसे ढूंढने। अभय धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ दादी? दादी गहरी आवाज़ में, आंखों में चुभन के साथ बोली, फिर एक दिन फ़ोन आया राकेश का। वह गुस्से में चीख रहा था। कह रहा था कि सुजाता किसी अमीर आदमी के साथ भाग गई है। उसका अफेयर चल रहा था। सौर्य का चेहरा सख्त हो गया और वह बोला, और आपको लगा कि वो झूठ कह रहा है? दादी सपाट लेकिन दर्द भरी आवाज़ में बोली, बिल्कुल, मेरी सुजाता ऐसी नहीं थी। उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ अपने बच्चों का सपना था। वो किसी के साथ भागेगी? कभी नहीं। दादी के चेहरे पर आंखों से आंसू लुढ़कने लगते हैं। और फिर वह दिन भी आया जब मेरे घर में आग लग गई। बच्चे बाहर आंगन में खेल रहे थे और मैं किचन में थी। तभी टेलीफोन बजा। फ्लैशबैक। धुआं, चीखे, टेलीफोन की घंटी। दादी कांपते हुए बोली, हेलो हेलो। मैंने पूछा, कौन? सुजाता की रोते हुई आवाज़ फ़ोन पर आई। मासी, मैं सुजाता बोल रही हूँ, मुझे सुनिए। आप अभी के अभी बच्चों को लेकर पीछे के दरवाजे से निकल जाइए, जल्दी से। मैंने गुड़िया और अंश के नाम पर जो कुछ भी बचाया था वो सब उनके नाम पर जमा कर दिए हैं। जब वो 18 का हो जाएंगे उन्हें सब मिल जाएगा, लेकिन अभी अभी उन्हें लेकर भागिए। उन्हें राकेश से दूर रखिएगा मौसी, प्लीज़। मैं बहुत जल्द वापस लौटूंगी। फ़ोन कट जाता है। दादी की आंखें टकटकी लगाए उस रिसीवर को देखती है। वो धीरे से बोली, मैं कुछ नहीं समझ पाई, बस बच्चों को लेकर पीछे के रास्ते से निकल गई। और उस दिन मेरा घर पूरा जलकर राख हो गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया था। अभय धीरे स्वर में पूछा, तो क्या आप जानती हैं दादी, सुजाता फिर कभी लौटी थी? क्या होगा कहानी में आगे? क्या सुजाता लौटकर वापस इंदौर आई थी? क्या अभय धीरे धीरे सच के करीब बढ़ रहा था? क्या होगा इस कहानी का अंजाम? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।